So very good afternoon to all the students and जीएसटी का लेक्चर हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। हमारा लास्ट जो लेक्चर हुआ था हमारा जीएसटी का, उसमें वी हैड स्टार्टेड डिस्कशन ऑन वेरियस टाइप्स ऑफ जीएसटी। ओके, और हमने डिस्कस किया था कि जीएसटी जो होते हैं वो कौन से टाइप के होते हैं। एक होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको सीजीएसटी कहा जाता है। एक होता है स्टेट्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको एसजीएसटी कहा जाता है। एक होता है यूनियन टेरिटरी जीएसटी, जिसे यूटी जीएसटी कहा जाता है। और फाइनली एक इंटीग्रेटेड जीएसटी होता है, जिसे आईजीएसटी कहा जाता है। ओके, और लास्ट लेक्चर में वी हैड स्टार्टेड आवर डिस्कशन ऑन सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सीजीएसटी पे हमारा डिस्कशन हो चुका था। ओके, आज हम शुरुआत करेंगे अगला जो टाइप है, दैट इज द एसजीएसटी। ओके, वी विल स्टार्ट ऑफ विद एसजीएसटी। एसजीएसटी का क्या मतलब होता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट लेट अस रीड द नोट्स एंड देन वी विल गो फॉर एक्सप्लेनेशन। एसजीएसटी क्या होता है? एसजीएसटी इज वन ऑफ द टू टैक्सेस लेविड ऑन एवरी इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन। इंट्रास्टेट कल हमने पढ़ा था ना, इंट्रास्टेट मतलब क्या कि एक ही स्टेट के अंदर परचेस और सेल का अगर ट्रांजैक्शन होता है तो दो टाइप के जीएसटी लगते हैं। एक होता है सीजीएसटी और दूसरा होता है एसजीएसटी। ओके, एसजीएसटी इज लेविड बाय स्टेट। कौन सी गवर्नमेंट लगाती है? स्टेट गवर्नमेंट। जब भी किसी पर्टिकुलर स्टेट में गुड्स की खरीदी बिक्री होती है, सोल्ड और परचेज, कोई भी गुड्स का सेल और परचेज होता है तो उस पर एसजीएसटी लगता है। ओके, और जो स्टेट गवर्नमेंट्स के दूसरे जो टैक्सेस थे, कौन से टैक्सेस थे? जैसे कि वैल्यू एडेड टैक्स, स्टेट का सेल्स टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, फिर एक एंट्री टैक्स हुआ करता था जिसको हम लोग ऑक्ट्रॉय कहते थे। अलग अलग स्टेट के सेस थे और दूसरे सरचार्जेस थे। ये सभी टैक्सेस को बंद कर दिया गया है और इसके बदले में कौन सा टैक्स शुरू हुआ है? तो स्टेट जीएसटी या एसजीएसटी। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं और उसके बाद दोनों ही एसजीएसटी और सीजीएसटी को एक साथ हम लोग फिर से एक बार एक एग्जांपल लेंगे। देखिए, व्हेन सुरेश सेल्स अ प्रोडक्ट ऑफ ₹10,000 टू प्रदीप। यहाँ पे सेलर कौन है? सुरेश है। परचेसर कौन है? प्रदीप है। लेट अस अज्यूम कि दोनों के दोनों जो है वो सेम स्टेट में है, महाराष्ट्र में। तो ऐसे केसेस में जो बिल बनेगा, सुरेश जो बिल बनाएगा और वो जो 10,000 का प्रोडक्ट बेच रहा है सुरेश, उस पे प्रदीप को दो टाइप के टैक्सेस पे करने हैं। प्रदीप को दो टाइप के टैक्सेस पे करने हैं। एक है सीजीएसटी और दूसरा है एसजीएसटी। ओके, तो एक एग्जांपल लेते हैं, इसी को हम लोग एक एग्जांपल के तौर से सॉल्व करते हैं। देखिए, ये एक मैंने यहाँ पे एक फॉर्मेट बना के रखा है। ये कोई भी नॉर्मल टैक्स इनवॉइस जो जीएसटी के अंदर होती है वो कुछ इस तरह से दिखती है। ओके, जो भी आपकी कंपनी है, इस पे हम लोग डिटेल डिस्कशन बाद में करेंगे, इसका फॉर्मेट वगैरह भी डिस्कस नहीं करते, लेकिन कोई भी जीएसटी का जो इनवॉइस होता है वो इस तरीके से दिखता है। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे हमारा सेलर है, देखो सेलर कौन है? हमारा सुरेश है और बायर कौन है? प्रदीप है। तो ये जो बिल बनेगा ना, ये प्रदीप के नाम से बनेगा, मिस्टर प्रदीप के नाम से ये बिल बनेगा। ओके, टू मिस्टर प्रदीप। ओके, बाकी सब चीजें यहाँ पे कैसे भरना है जब हम लोग इनवॉइसेस पढ़ेंगे तब इनवॉइसिंग डिटेल में मैं ध्यान से पढ़ाऊंगा। सीरियल नंबर 1, सपोज कोई प्रोडक्ट बेचा, कोई भी एक प्रोडक्ट, लेट अस से कि मोबाइल फोन। ओके, मोबाइल फोन बेचा, उसका जो भी कोड रहेगा वो यहाँ पे आएगा। एक क्वांटिटी कितने अमाउंट में बेचा है? 10,000 रुपीज में बेचा है। रेट 10,000, अमाउंट में भी 10,000, डिस्काउंट 0, वैल्यू 10,000। अब ये जो है, लेट अस से कि इस पे जो जीएसटी लगता है वो 18% लगता है। ओके, लेट अस से कि ये जो मोबाइल फोन है इस पे जीएसटी 18% लगता है और महाराष्ट्र में सेल हो रहा है, तो सीजीएसटी कितने परसेंट से लगेगा और एसजीएसटी कितने परसेंट से लगेगा? 18% अगर टोटल टैक्स है तो 9%। करेक्ट। तो सीजीएसटी 9% और एसजीएसटी भी 9%।
मतलब अगर 10,000 का गुड्स है, जो आपका बिल बनेगा ना वो ऐसा बनेगा, देखो 10,000 का गुड्स रहेगा, उस पे 900 रुपीज से CGST लगेगा और 900 रुपीज से SGST लगेगा, और टोटल आपका बिल कितना बनेगा 11,800। ओके, टोटल आपका बिल कैसा बनेगा 11,800। ओके, तो जब भी इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शंस होते हैं, इंट्रा स्टेट मतलब एक स्टेट में ही ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो दो टाइप के टैक्स बनते हैं। एक होता है CGST जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पैसा जाता है, और दूसरा होता है SGST जो स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पैसा जाता है। आई होप अभी प्लेंटी एग्जाम्पल्स हो चुके हैं और ये SGST और CGST का इश्यू आपको पूरी तरह क्लियर होगा। किसी को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए SGST और CGST में। इज दिस क्लियर? किसी को कोई डाउट्स? ओके, सो आई डोंट थिंक कि कोई डाउट्स है, किसी का कोई जवाब नहीं आ रहा, सो आई विल गो बाय द अजम्पशन कि किसी को कोई डाउट्स नहीं है। ओके, ये मैं क्यों इतना बता रहा हूं, क्योंकि अगला जो टैक्स है ना वो थोड़ा सा अलग है। ओके, IGST है। IGST का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके, IGST का क्या मतलब होता है? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये कब एप्लीकेबल होता है? ओके, ये कब एप्लीकेबल होता है? इट इज एप्लीकेबल ऑन इंटरस्टेट ट्रांजैक्शंस। ओके, इट इज एप्लीकेबल ऑन इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन। इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पे जस्ट एक मैप ऑफ इंडिया। ओके, अगर कोई पर्सन मुंबई में है, ओके, और लड़स से वो जयपुर में कोई प्रोडक्ट बेचता है, ओके, तो ये जो ट्रांजैक्शन है, इस ट्रांजैक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? कैसा ट्रांजैक्शन कहेंगे इसको हम लोग? इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। ओके, ऐसे ट्रांजैक्शन को क्या कहेंगे? इंटरस्टेट। इंटरस्टेट क्यों कहेंगे इसको? क्योंकि यहाँ पे दो स्टेट्स इन्वॉल्व है। ओके, जो सेलर है वो एक स्टेट में है, महाराष्ट्र में, और जो परचेसर है वो दूसरे स्टेट में है, राजस्थान में। तो ये जो ट्रांजैक्शन है इसे हम कहते हैं इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन। और जहां पे भी इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन होता है, जब भी आप इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन में गुड्स को परचेज या सेल करते हो, तब आप सेपरेटली CGST या SGST वसूल नहीं करते। ओके, सेपरेटली CGST और SGST वसूल आप नहीं करते। आप इकट्ठा ये जो अमाउंट है ना, ये इकट्ठा आप IGST के नाम से आप इकट्ठा ये अमाउंट जो है वो आप वसूल करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर 18% गुड है और स्टेट के स्टेट में ट्रांजैक्शन होने वाला था, तो CGST 9% से लगता था, SGST भी 9% से लगता था, पिछला हमारा जो एग्जाम्पल है। लेकिन यही ट्रांजैक्शन अगर इंट्रा स्टेट है, ओके, यही ट्रांजैक्शन अगर इंटरस्टेट है, सॉरी नॉट इंटरस्टेट, इंटरस्टेट है, तो IGST लगेगा पूरे 18% से। बाइफरकेशन होने वाला नहीं है, CGST और SGST में बाइफरकेशन होने वाला नहीं है। ओके, नाउ लेट अस रीड, आगे पढ़ते हैं क्या है। अब ये जो IGST का टैक्स है, जो भी हम लोग IGST का टैक्स पे करेंगे, ये कौन कलेक्ट करेगा? ओके, अगला पॉइंट जो है, ये कौन कलेक्ट करेगा? देखो बेटा, यहाँ पे हमने जो अभी पढ़ा था, यहाँ पे क्लियर था, ये CGST का टैक्स है ये सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी, SGST का जो टैक्स है वो स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी। लेकिन यहाँ पे कोई बात क्लियर है क्या? इज इट क्लियर हियर? यहाँ पे कौन टैक्स कलेक्ट करेगा? तो देखिए, यहाँ पे क्लियरली कहा गया है कि IGST जो भी होगा, जो भी IGST होगा, IGST विल बी कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली। ठीक है, IGST कौन कलेक्ट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, एक मिनट जस्ट, ओके, IGST कौन कलेक्ट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। अब अभी आप यहाँ पे आप दूसरा क्वेश्चन क्या पूछोगे कि सर ये तो नुकसान हो रहा है, स्टेट गवर्नमेंट को तो कुछ इनकम ही नहीं होगा। तो ऐसा नहीं होगा, IGST का जो अमाउंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट जरूर करेगी, लेकिन उसके बाद वो जो पैसा है
it will be distributed among the respective states. ओके जो अलग अलग स्टेट्स है उसमें बाद में ये पैसा जो है जो कलेक्ट हुआ है वो पैसा जो है वो अलग अलग स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा. ओके सो आईजीएसटी को क्यों रखा गया? अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता था, सर ये पैसा अगर डिस्ट्रीब्यूट ही करना था तो सीजीएसटी और एसजीएसटी रहने देते. सीजीएसटी का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट रखती और एसजीएसटी का पैसा स्टेट गवर्नमेंट रखती. ओके लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम कैसा आता है, देखो यहाँ पे प्रॉब्लम कैसा आता है. पहले नोट्स पढ़ते हैं उसके बाद मैं आपको प्रॉब्लम बताता हूं. देखो आईजीएसटी इज इन प्लेस टू इंश्योर दैट स्टेट हैज टू डील विथ ओनली यूनियन गवर्नमेंट एंड नॉट विथ एवरी अदर स्टेट इसका एक एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं. देखो ध्यान से देखना, इसमें आपका ये कंसेप्ट क्लियर होगा कि आईजीएसटी क्यों रखा जाता है. ओके आईजीएसटी क्यों होता है? अब दिल्ली में एक सेलर है. ओके यहाँ पे एक सेलर है जो कुछ अपने प्रोडक्ट को मुंबई ट्रांसफर करता है. ओके यहाँ पे बायर है. ओके ये एक इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन है. ओके ये क्या है? ये एक इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन है. पहले ध्यान से समझो. अब यहाँ पे दो स्टेट्स इन्वॉल्व है. ओके दो अलग अलग पार्टीज इन्वॉल्व है. दिल्ली स्टेट नहीं है, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, फिर भी स्टिल वी विल अज्यूम इट कि ठीक है दो पार्टीज इन्वॉल्व है. एक है या तो फिर जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल दिल्ली नहीं रखते उसको. ओके कोई दूसरा स्टेट रखते. ओके लेट अस कीप इट एक कोई साउथ इंडियन स्टेट हम लोग लेते हैं. लेट अस से तमिलनाडु. ओके तमिलनाडु में चेन्नई में एक सेलर है. ओके और वो कुछ प्रोडक्ट्स मुंबई के बायर को सेल करता है. अब यहाँ पे दो स्टेट्स इन्वॉल्व है. पहला स्टेट है तमिलनाडु और दूसरा स्टेट है महाराष्ट्र. ओके अब बिफोर आई एक्सप्लेन कि आईजीएसटी क्या होता है और आईजीएसटी की क्या जरूरत होती है, इसके पहले लेट मी एक्सप्लेन वन थिंग कि मुझे एक क्वेश्चन आपको पूछना है यहाँ पे कि तमिलनाडु से ये गुड्स महाराष्ट्र में आए हैं. ओके तमिलनाडु से ये गुड्स महाराष्ट्र में आए हैं तो इस पे जो भी टैक्स का इनकम होगा, ठीक है थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, कस्टमर को भूल जाओ, परचेसर को भूल जाओ, सेलर को भूल जाओ, सब भूल जाओ. जस्ट टेक इनटू कंसिडरेशन द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु एंड द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट. दोनों स्टेट के गवर्नमेंट अलग अलग है, स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग है. तमिलनाडु से अगर कोई गुड्स महाराष्ट्र में आते हैं या महाराष्ट्र में बिकते हैं तो ये जो गुड्स बिक रहे हैं तमिलनाडु से आके महाराष्ट्र में, इस पर इनकम कौन से स्टेट को टैक्स का पैसा मिलना चाहिए? आपके हिसाब से कौन से स्टेट को टैक्स का पैसा मिलेगा? तमिलनाडु को मिलेगा या महाराष्ट्र को मिलेगा? थोड़ा सा एक एग्जांपल लेता हूं. सपोज 10,000 रुपीज के प्रोडक्ट जो है वो तमिलनाडु से महाराष्ट्र में आ रहा है जिस पर 1800 रुपए का टैक्स का इनकम हो रहा है. ओके इसमें से कुछ ना कुछ 800-900 रुपया स्टेट का इनकम होगा, बाकी का कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा. तो ये जो स्टेट का जो इनकम है ये कौन से स्टेट को मिलेगा? महाराष्ट्र को मिलेगा या तमिलनाडु को मिलेगा? कोई बता पाएगा मुझे? तमिलनाडु. क्यों तमिलनाडु? अगर तमिलनाडु तो तमिलनाडु क्यों, और अगर महाराष्ट्र तो महाराष्ट्र को क्यों मिलेगा? सभी लोग तमिलनाडु कहते हैं कि कोई महाराष्ट्र वाले भी है? चैट विंडो में भी आप लिख सकते हो मुझे जस्ट, लेकिन लेट मी नो कि आप तमिलनाडु. तमिलनाडु क्यों तमिलनाडु? क्योंकि सर वो वो मैन्युफैक्चरिंग वो है ना स्टेट, इसलिए. एग्जैक्टली लेकिन जीएसटी के आने के बाद, जीएसटी के पहले आपका जो कहना है ना वो करेक्ट है कि भाई तमिलनाडु को होनी चाहिए क्योंकि गुड्स तमिलनाडु में मैन्युफैक्चर हुए हैं. लेकिन जीएसटी जो है, देखो यहाँ पे जीएसटी इज अ कंजम्पशन टैक्स. मतलब जिस स्टेट में गुड्स की खपत हो रही है, ओके जिस स्टेट में गुड्स का कंजम्पशन हो रहा है
उसको टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। ओके, मैन्युफैक्चरिंग स्टेट को टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलता है, कंजम्पशन जहां पे हो रहा है उस स्टेट को टैक्स का बेनिफिट मिलता है। ये एक बहुत ही ध्यान में रखने वाला पॉइंट है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो भी टैक्स का पैसा मिलने वाला है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को मिलने वाला है। ओके, अब यहां तक क्लियर समझ में आया आपको? यस सर। ये पॉइंट समझा? अब लेट अस से कि मुंबई में बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं। ओके, चेन्नई वाले लोग भी मैन्युफैक्चर करके मुंबई में बेचते हैं। लेट अस से हैदराबाद वाले लोग भी मुंबई में सेल करते हैं। फिर भोपाल से भी कुछ प्रोडक्ट्स मुंबई आते हैं। ओके, गुजरात से भी कुछ प्रोडक्ट्स मुंबई आते हैं, राजस्थान से भी कुछ प्रोडक्ट्स मुंबई आते हैं। मतलब बहुत सारा कंजम्पशन मुंबई में होता है। ओके, तो अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट को जो बहुत सारे स्टेट से जो गुड्स आ रहे हैं वहां से इनकम होने वाली है। ओके, लेकिन ये इनकम अगर आईजीएसटी नहीं होता था, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को हर एक स्टेट के पास जाके लाओ भाई मेरा हिस्सा दो टैक्स का। गुजरात से हिस्सा मांगना पड़ता था, राजस्थान से हिस्सा मांगना पड़ता था, मध्य प्रदेश से हिस्सा मांगना पड़ता था, तेलंगाना से हिस्सा मांगना पड़ता था, तमिलनाडु से हिस्सा मांगना पड़ता था। क्यों? क्योंकि हर एक स्टेट से गुड्स आ रहे हैं। ओके, इतना ये जो प्रोसेस है ना ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता था और बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग हो जाता। एक एक स्टेट के पास जाके आपको उनके पास से टैक्स का जो ड्यूज है वो कलेक्ट करना पड़ता था। ऐसा ना हो इसलिए आईजीएसटी को रखा गया है। आईजीएसटी में क्या होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो टैक्स कलेक्ट कर लेगा। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो टैक्स कलेक्ट कर लेगा और आखिरी में जब महाराष्ट्र गवर्नमेंट को टैक्स का अपना हिस्सा लेने की बारी आएगी तो अलग अलग स्टेट के पास वो ना मांगते हुए सीधा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास से उसको वो पैसा आने वाला है। ओके, तो जो सिंपल स्टेट्स को जो इनकम होने का जो सिंपल जो मिलने का जो काम है वो सिंपल हो जाता है। अलग अलग लोगों के पास नहीं जाना पड़ता हर एक स्टेट को, सिंपल सेंट्रल गवर्नमेंट से उनको जो भी उनका पैसा है टैक्स का वो सीधी तरह से आ जाता है। ओके, तो टैक्स के लिए जो स्टेट्स है उनको टैक्स का इनकम इजी हो उसलिए यहाँ पे प्रोसेस ऐसा रखा गया है कि जब भी इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन हो गए तो उस पर आईजीएसटी कलेक्ट होगा। आईजीएसटी कौन कलेक्ट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी और बाद में जो कंजम्पशन स्टेट है जहां पे गुड्स कंज्यूम हो रहे हैं उस स्टेट को उसका आईजीएसटी का हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट से सीधा सीधा उनको मिल जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आईजीएसटी का सिस्टम जो है वो काम करता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इज दिस क्लियर? यस सर। नेक्स्ट अगला जो पार्ट है वो होता है यूटीजीएसटी। ओके, नाउ यूटीजीएसटी इज सिमिलर टू एसजीएसटी। ओके, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी जो है वो दे आर सिमिलर। जस्ट लेट मी रब ऑल दिस। यूटीजीएसटी और एसजीएसटी जो है वो सिमिलर होता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि एसजीएसटी स्टेट के लिए यूज होता है और यूटीजीएसटी जो है वो यूनियन टेरिटरीज में जब आप गुड्स बेचते हो तो आपको सीजीएसटी और यूटीजीएसटी लगता है, ना कि सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है। ओके, बस उतना ही फर्क है। तो जो जो यूनियन टेरिटरीज है, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल हम लोग ये लेते हैं, दमन एंड दीव जो है ये यूनियन टेरिटरी है। तो दमन एंड दीव में जो भी परचेसिंग सेलिंग होगी उस पे सीजीएसटी भी लगेगा और एसजीएसटी की जगह पे क्या लगेगा? यूटीजीएसटी। ओके, बस उतना ही फर्क है। यूटीजीएसटी जो है इट इज ओनली एप्लीकेबल टू यूनियन टेरिटरीज। कौन सी यूनियन टेरिटरीज है? ओके, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, दादरा नगर हवेली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव और इसी के साथ साथ अभी ऐड होगा जम्मू एंड कश्मीर। ओके, तो जो यूटीजीएसटी है वो सिर्फ यूनियन टेरिटरीज के लिए एप्लीकेबल होती है। ओके, नाउ यहाँ पे अपना टाइप्स ऑफ जीएसटी का डिस्कशन हो गया। अब एक शॉर्ट में हम लोग जस्ट एक डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीएसटी, एक ये जो टेबल है ये डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग आगे के पॉइंट पे हम लोग जाएंगे। ओके, तो देखो अब ये टेबल को ध्यान से देखो, कितने टाइप के जीएसटी दिखते हैं अपने को यहाँ पे? 4 टाइप के जीएसटी दिखते हैं। एक होता है सीजीएसटी, दूसरा होता है एसजीएसटी, तीसरा होता है आईजीएसटी और चौथा होता है यूटीजीएसटी। एप्लीकेबिलिटी कहाँ कहाँ पे होती है? तो जब आप इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन करते हो, एक ही स्टेट के अंदर ट्रांजैक्शन करते हो, तब आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है। ओके,
जब आप इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन करते हो, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांजैक्शन करते हो, तब आपको जीएसटी लगता है। ओके, और जब आप एक यूनियन टेरिटरी के अंदर ट्रांजैक्शन करते हो तब आपको सीजीएसटी और यूटीजीएसटी लगता है। ओके, ये एप्लीकेबिलिटी। सेकंड, टैक्स कलेक्ट कौन करता है? सीजीएसटी को कौन कलेक्ट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, सीजीएसटी को कौन कलेक्ट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। एसजीएसटी को कौन कलेक्ट करता है? स्टेट गवर्नमेंट। ओके, एसजीएसटी को कौन कलेक्ट करता है? स्टेट गवर्नमेंट। आईजीएसटी को कौन कलेक्ट करता है? इनिशियली सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है और बाद में वो स्टेट गवर्नमेंट्स को उसका बेनिफिट ट्रांसफर करती है। और यूटीजीएसटी को कौन कलेक्ट करता है? तो जो यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट होगी वो यूटीजीएसटी को कलेक्ट करती है। यहाँ पे मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, कलेक्ट करना। ओके, ठीक है, पैसा कलेक्ट करना और पैसे का इस्तेमाल करना, पैसे को यूज करना, पैसे का बेनिफिट लेना, ये अलग अलग होता है। ओके, तो पैसे को कलेक्ट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट और पैसे का बेनिफिट कौन उठाता है? यहाँ पे सेंट्रल जीएसटी के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ही बेनिफिट उठाती है। ओके, कलेक्शन भी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है और बेनिफिट भी सेंट्रल गवर्नमेंट को होता है। सेम गोज फॉर स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट एसजीएसटी, एसजीएसटी को स्टेट गवर्नमेंट ही कलेक्ट भी करती है और बेनिफिट भी स्टेट गवर्नमेंट ही उठाती है। आईजीएसटी में फर्क होता है, आईजीएसटी को कलेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है लेकिन उसका बेनिफिट जो होता है वो शेयर करती है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों। ओके, यहाँ पे बेनिफिट जो है वो शेयर होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों इनका बेनिफिट जो है वो शेयर करते हैं। और फाइनली यूटीजीएसटी जो होता है उसका बेनिफिट किसको होता है? तो यूनियन गवर्नमेंट को होता है। ओके, इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। फाइनली एक और पार्ट है इसमें, टैक्स क्रेडिट। लेकिन टैक्स क्रेडिट हम जब थर्ड फोर्थ चैप्टर पढ़ेंगे, इनपुट टैक्स क्रेडिट का जब चैप्टर पढ़ेंगे तब मैं ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के साथ ये आपको क्लियर करवाऊंगा। अभी इसको हम लोग पढ़ेंगे भी तो आपको कुछ इसमें बहुत ज्यादा समझ में नहीं आएगा और ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। इसके लिए फिलहाल इसको छोड़ दो। जब हम लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट डिस्कस करेंगे उस समय पे मैं आपको टैक्स क्रेडिट क्या होता है और किस तरीके से टैक्स क्रेडिट काम करता है वो अच्छे से समझाऊंगा। फिलहाल हम लोग सिर्फ बेसिक्स पे ध्यान देते हैं। ओके, तो बेसिक्स पे ध्यान देने के लिए आपको अभी फिलहाल ये समझ में आ जाना चाहिए सीजीएसटी क्या होता है, एसजीएसटी क्या होता है, आईजीएसटी क्या होता है और यूटीजीएसटी क्या होता है। इतना भी अगर आपको समझ में आ गया तो बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर है। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जीएसटी काउंसिल का। ओके, आज हम लोग जीएसटी काउंसिल पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग रुक जाएंगे। छोटा सा पॉइंट है, जीएसटी काउंसिल क्या है? ओके, व्हाट इज मेंट बाय जीएसटी काउंसिल? तो जीएसटी काउंसिल इज एन एपेक्स मेंबर कमिटी फॉर्म टू फाइनलाइज द डिजाइन ऑफ जीएसटी। ओके, मतलब एक ऐसी कमिटी है, एक ऐसी कमिटी फॉर्म की गई है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने एक ऐसी कमिटी फॉर्म की है जो ये जीएसटी का पूरा डिजाइन, उसका इंप्लीमेंटेशन, उसके अंदर जो जो रूल्स होने चाहिए, ये सभी चीजों को रेगुलेट करने के लिए जो बॉडी है, मतलब पूरा जीएसटी को चलाने वाली जो बॉडी है, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने वाली जो बॉडी है, उस बॉडी को कहा जाता है जीएसटी काउंसिल। आप लोग न्यूज में पढ़ते होंगे जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई, उन्होंने कुछ चेंजेस लाए, टैक्स के रेट चेंज किए, कुछ रूल्स चेंज किए। तो ये जो भी पावर होता है डिसीजन लेने का, जीएसटी के रूल्स से रिलेटेड जो भी डिसीजन लेने का पावर होता है वो जीएसटी काउंसिल के पास होता है। ओके, क्या क्या पावर्स होते हैं जीएसटी काउंसिल के पास? इट हैज द पावर टू मॉडिफाई, रिकंसाइल और प्रोक्योर any law or regulation based on context of goods and service tax. Okay, goods and service tax से रिलेशन में कोई भी नया कानून लाना, उसे मॉडिफाई करना या उसमें कुछ रिकंसिलेशन, उसमें कुछ सुधार लाना का जो पावर्स होते हैं वो जीएसटी काउंसिल के पास होता है। ओके, अब ऑब्वियसली इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट काउंसिल्स, तो उसका जो हेड होगा वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन होगा। तो द जीएसटी काउंसिल इज हेडेड बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। ओके, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर उनका हेड होते हैं और जितने भी स्टेट्स होते हैं उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं, हर एक स्टेट गवर्नमेंट के जो फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं वो मेंबर्स होते हैं। ओके, जैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो मेंबर हो गए, गुजरात गवर्नमेंट के जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो मेंबर हो गए। और चेयरमैन कौन होगा, हेड कौन होगा उसका? तो जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है वो हेड होगा।
ठीक है, जनरल नॉलेज क्वेश्चन पूछता हूँ, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर कौन है हमारे? ओके, निर्मला सीतारमन इज द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। तो फिलहाल शी इज द हेड ऑफ द जीएसटी काउंसिल। ओके, शी इज द हेड ऑफ द जीएसटी काउंसिल। जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस होंगे जीएसटी से रिलेटेड वो ये जीएसटी काउंसिल मेक करती है। ओके, अब the main responsibility of the GST council is to ensure that there is a uniform tax rate of all the goods and services across the nation। मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई पेन है वो महाराष्ट्र में 18% टैक्स लगता है तो पूरे इंडिया में उस पर 18% ही टैक्स लगना चाहिए, क्योंकि जीएसटी को लाया ही इसके लिए गया है कि वन नेशन वन टैक्स होना चाहिए। मतलब पूरे इंडिया में एक कमोडिटी पे एक ही परसेंटेज से टैक्स लगना चाहिए, टैक्स के रेट्स अलग अलग नहीं होने चाहिए। तो आप देखिएगा जो भी गुड्स जीएसटी के अंदर आते हैं, आप पूरे इंडिया में कहीं पे भी चले जाओ उनका रेट आपको एक जैसा लगेगा। जो गुड्स जीएसटी में नहीं आते उनमें आपको रेट में वेरिएशन मिलेगा। फॉर एग्जांपल पेट्रोल और डीजल फिलहाल हॉट टॉपिक्स है। ओके, पेट्रोल और डीजल के रेट्स जो है वो आसमान छू रहे हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि पेट्रोल और डीजल जो है वो जीएसटी के अंदर नहीं आते। पेट्रोल और डीजल पे अभी भी वैट और सेंट्रल सेल्स टैक्स वगैरह जैसे जो टैक्स लगते हैं वही लगते हैं, और हर एक स्टेट के अलग अलग रेट्स है। इसके लिए आप देखिए कि महाराष्ट्र में पेट्रोल का रेट अलग है, दिल्ली में पेट्रोल का रेट अलग है, गुजरात में पेट्रोल का रेट अलग है, और राजस्थान में जाओगे तो वहां पे पेट्रोल का रेट अलग है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हर एक स्टेट में अलग अलग टैक्स के रेट्स हैं। पेट्रोल पे क्या लगता है? वैल्यू एडेड टैक्स लगता है, जीएसटी नहीं लगता। ओके, तो इसके लिए आजकल देखिए बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि पेट्रोल को जीएसटी के अंदर लाओ, पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के अंदर लाओ। ऐसा हुआ तो क्या होगा कि सभी पूरे इंडिया में पेट्रोल और डीजल एक ही कीमत में मिलेगा, और जो कीमत रहेगी वो भी कम हो जाएगी। लेकिन फिर स्टेट्स और इनकम, स्टेट्स का और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका इनकम कम हो जाएगा। इसके लिए दे आर नॉट ब्रिंगिंग इट अंडर जीएसटी। लेकिन ये जस्ट एक एग्जांपल के लिए मैंने समझाया कि जो भी प्रोडक्ट जीएसटी के अंदर रहेंगे उनके ऊपर टैक्स भी सेम रहेगा, और उनका जो प्राइस रहेगा वो पूरे इंडिया में सेम रहेगा। इस चीज की खबरदारी, इस चीज का ध्यान रखने का काम किसका होता है? जीएसटी काउंसिल का होता है। ओके, जीएसटी काउंसिल जो है वो बहुत सारे दूसरे डिसीजन लेते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिस पे टैक्स एग्जम्पशन लगता है, कौन से प्रोडक्ट पे कितना टैक्स लगेगा, जीएसटी का रिटर्न फाइल कब तक करना है, ड्यू डेट्स क्या होनी चाहिए, कौन से टाइप के रिटर्न्स बनाने हैं, और उनसे रिलेटेड जितने भी लॉज है, टैक्स से रिलेटेड, जीएसटी के से रिलेटेड जितने भी लॉ है उसको फ्रेमिंग करने का काम जो है वो जीएसटी काउंसिल का होता है। ओके, जीएसटी काउंसिल एग्जिस्टेंस में कैसे आई? ओके, अब देखिए जीएसटी काउंसिल जो है इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, अब लेकिन जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ था तब तो ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था कि ऐसा कोई टैक्स कलेक्ट करना है जीएसटी के नाम पे। तो जब तक कोई बात इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं आएगी तब तक आप जीएसटी वसूल नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले क्या किया गया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया। अमेंड किया गया मतलब उसमें सुधारना लाई गई। ओके, कुछ ना कुछ अमेंडमेंट लाई गई, और एक नया आर्टिकल, अमेंडमेंट कैसे हुआ कि एक नया आर्टिकल 279A, एक नया आर्टिकल लाया गया जिसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को जीएसटी इंप्लीमेंट करके गुड्स एंड सर्विस टैक्स को वसूल करने का, रिकवर करने के पावर्स दिए गए। ओके, अब कोई भी मॉडिफिकेशन अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में करते हो तो आपको वो मॉडिफिकेशन के हिसाब से जो भी कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो 60 डेज के अंदर आपको वो बनाना होता है। तो रिकॉर्ड टाइम में हुआ था। देखिए 10 सितंबर 2016 को कॉन्स्टिट्यूशन मॉडिफाई हुआ, और इमीडिएटली 12 सितंबर को, विद इन 2 डेज, जीएसटी काउंसिल केम इनटू एग्जिस्टेंस। ओके, 12 सितंबर 2016 से जीएसटी काउंसिल आई, और एक साल में उन्होंने सब चीजें रेडी करके 2017 से जीएसटी को इंप्लीमेंट किया। ओके, अब जीएसटी काउंसिल में कौन से लोग होंगे वो भी यहाँ पे दिया है। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हमने पहले डिस्कस किया। चेयरपर्सन कौन होगा जीएसटी काउंसिल का? तो जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होगा, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया विल बी द चेयरपर्सन ऑफ जीएसटी काउंसिल। उसी के साथ एक मेंबर रहेंगे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट। ओके, जो रेवेन्यू के जिनके पास रेवेन्यू का चार्ज है, फाइनेंस मिनिस्टर अलग
और रेवेन्यू का चार्ज जिस मिनिस्टर के पास है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट रेवेन्यू, ही विल बी द मेंबर। और इन दोनों को छोड़ के हर एक स्टेट के जो फाइनेंस मिनिस्टर्स है, ओके, हर एक स्टेट के जो फाइनेंस मिनिस्टर्स है, हर एक स्टेट गवर्नमेंट के जो फाइनेंस मिनिस्टर्स है, वो एज अ मेंबर रहेंगे जीएसटी काउंसिल में। ओके, व्हाट विल बी द रोल ऑफ जीएसटी काउंसिल? जीएसटी काउंसिल काम क्या करेगी? तो मैंने अभी पहले भी हमने डिस्कस किया कि जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते हैं जीएसटी से रिलेटेड, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनते हैं वो कौन बनाता है? तो जीएसटी काउंसिल बनाती है। फॉर एग्जांपल प्लेस ऑफ सप्लाई, थ्रेशोल्ड लिमिट्स, कितने अमाउंट तक टैक्स लेना है। जैसे अभी लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि 40 लाख रुपए तक जीएसटी नहीं लगता, तो ये लिमिट किसने डिसाइड की? जीएसटी काउंसिल ने डिसाइड की। ओके, अलग अलग जो प्रोडक्ट्स है उन पे कितना जीएसटी का रेट लगेगा, ये भी कौन डिसाइड करेगा? तो जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगी। अगर कोई प्रोडक्ट पे स्पेशल रेट लगाना है, कोई नेचुरल डिजास्टर वगैरह आ रहा है और आप सोचते हो कि कुछ ज्यादा पैसा इकट्ठा करना चाहिए, कुछ सेस वगैरह लगा के कुछ ज्यादा पैसा इकट्ठा करना चाहिए, तो उससे रिलेटेड जो डिसीजन होगा वो भी जीएसटी काउंसिल लेगी। ओके, कुछ स्टेट्स पे कुछ चीजों पे स्पेशल रेट्स लगते हैं, हम लोग आगे पढ़ेंगे। जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, उनको लगने वाले रेट्स या उनको लगने वाले जो थ्रेशोल्ड लिमिट्स है वो अलग होते हैं। तो ऐसे स्पेशल कंडीशंस पे डिस्कशन करना, ऐसे स्पेशल कंडीशंस से रिलेटेड रूल्स बनाने के जो रोल होता है वो जीएसटी काउंसिल का होता है। ओके, तो इस तरीके से जो रोल होता है जीएसटी काउंसिल का होता है। ओके, यहाँ पे शॉर्ट एंड स्वीट जीएसटी काउंसिल है, ज्यादा डिटेल में आपको सिखाना भी नहीं है क्योंकि आपको सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट है जीएसटी का। ओके, तो इंट्रोडक्टरी पार्ट ही हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आज का लेक्चर फिलहाल हमारा खत्म होता है। जस्ट मैं आपको अटेंडेंस सर्कुलेट करता हूँ, जस्ट वेट अ मिनट। किसी को कोई डाउट्स आज के लेक्चर में? आज का मेजर जो काम था वो आपको टाइप्स ऑफ जीएसटी समझाना था कि जीएसटी कौन से टाइप के होते हैं। आई होप वो आपको क्लियर होगा। यस सर। सर ओके, लिंक मैं आपको लेक्चर का दे रहा हूं, देखिए चैट विंडो में मैंने लिंक डाला है। ओके, आपको अटेंडेंस पे आपका नाम रिकॉर्ड करना है, उसके बाद आप मीटिंग छोड़ के जा सकते हो। कल हमारा काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है जिसमें हम लोग इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ेंगे जीएसटी के। सेंट्रल गवर्नमेंट, अच्छा यहाँ पे एक क्वेश्चन है, सेंट्रल गवर्नमेंट आईजीएसटी में से कितना हिस्सा देगी स्टेट गवर्नमेंट को? इक्वल। ओके, मतलब 18% का टैक्स है तो 9% मतलब हाफ 9% सेंट्रल गवर्नमेंट रखती है और बाकी का आधा जो 9% है वो स्टेट गवर्नमेंट को देती है। हेलो सर। यस सर आपने 16 डेट का जो जीएसटी का लेक्चर हुआ था हमारा, वो अपलोड किया नहीं है अब तक शायद यूट्यूब पे? 16th का मेरे पास नहीं होगा, रिकॉर्डिंग नहीं होगी उसकी। मेरा रिकॉर्डिंग करना रह गया था उसका, इसके लिए शायद मैंने अपलोड नहीं किया है, लेकिन इसके आगे के जो ये सब लेक्चर्स है मेरे रिकॉर्ड हो रहे हैं।